गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में जो इकोनॉमिक सर्वे 2024 हमारे पार्लियामेंट में पेश हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी प्रेजेंट किया है एक दिन पहले कल, तो उसका आज एक ब्रीफ ओवरव्यू हम देखेंगे और इस ब्रीफ ओवरव्यू में कुछ सेलेक्टेड चीजें ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वो सेलेक्टेड चीजें क्या होंगी अब आगे स्लाइड में आप देखेंगे। तो ये सबसे पहले ये देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या, इकोनॉमिक सर्वे क्यों इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि जो बजट बनाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे पे ही डिपेंड होता है। इकोनॉमिक सर्वे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस पेश करता है, प्रेजेंट करता है, जिसके बेसिस पर ही अगले आने वाले साल में इकोनॉमिक पॉलिसीज, यूं कहिए कि स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज या फिर जो भी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे यूजुअली बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। स्टार्टिंग में जब इंडिया आज़ाद हुआ तब अप टू यूं कहिए कि 1960 तक बजट के साथ ही इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन बाद में उसको सेपरेट किया गया। इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, वहां पर इसको प्रिपेयर किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करने में, ड्राफ्ट करने में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मेन रोल होता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में या फिर पिछले फिस्कल ईयर में इंडिया का कैसा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह से हमने परफॉर्म किया है, चाहे वो जीडीपी के हिसाब से हो, चाहे वो इन्फ्लेशन के ग्राउंड्स पर हो, एम्प्लॉयमेंट रेशियो में आप अगर बात की जाए, और कई इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं कि इंडिया ने कहाँ कहाँ कैसा कैसा परफॉर्म किया है। ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगी। इसी बेसिस पे मैंने आपको पहले भी बताया कि बजट को प्रिपेयर किया जाता है। एक सिंपल लॉजिक समझ लीजिए कि इकोनॉमिक सर्वे जो भी डेटा प्रोवाइड करेगा, जो भी एनालिसिस हमें देगा, वो पिछले फिस्कल ईयर का होगा। पिछले फिस्कल ईयर में इंडिया ने कैसे परफॉर्म किया है वो सारा हमें इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा। अब उसी डेटा के बेसिस पे आने वाले बजट में कई पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, कई स्ट्रेटेजीज इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा हमें मिला है उस बेसिस पर ही बनाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं उस फिगर की जो सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे में, और वो फिगर है ग्रोथ रेट का फिगर। इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले फिस्कल ईयर में हमारी इंडियन इकोनॉमी 6.5 या 7% से ग्रो करेगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इकोनॉमी कितने परसेंट से ग्रो करेगी, इंपॉर्टेंट ये बताना है कि हाल ही में आरबीआई ने भी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया है और वहां पर आपको 7.2% का डेटा मिलेगा। डिफरेंस परसेंटेज के हिसाब से देखने में काफी छोटा है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आरबीआई का प्रोजेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में जो डेटा हमें मिला है इंडियन इकोनॉमी का, उसके बेसिस पर ये प्रोजेक्शन किया गया है। और आप यहां पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। चलिए अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक सर्वे में जो खुलकर आई है, बाहर आई है, वो ये है कि बहुत शॉकिंग भी है कि 51% से भी ज्यादा यूथ या फिर ग्रेजुएट्स कह लीजिए, वो एम्प्लॉयमेंट के काबिल नहीं है। ये बहुत सीरियस मैटर है इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में। आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जब मार्केट में आप निकलते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपने जो स्किल्स हासिल की हैं, आपने जो सीखा है, वो मार्केट में एप्लीकेबल नहीं है। 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल नहीं है या फिर यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है। हर दो में से एक ग्रेजुएट ऐसा है जो मार्केट में एम्प्लॉयबल नहीं है। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने एक डेटा दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, टीसीएस में 85,000 वैकेंसीज हैं, 85,000 वैकेंसीज, और वो इसलिए फिल नहीं हो रही हैं क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्किल है वो कैंडिडेट्स में नहीं है, इसीलिए वो वैकेंसीज फुल नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं इंडिया में, इंडियन यूथ में, इंडियन ग्रेजुएट्स में स्किल गैप का इशू तो है, और इस स्किल गैप इशू को क्रिएट करने में हमारे ही
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है। ये डेटा उस वक्त आ रहा है जब इंडिया स्ट्रगल कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को कम करने के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अब आने वाले बजट में भी देखेंगे एम्प्लॉयमेंट को लेकर कई स्कीम्स वहां पर हो सकता है लॉन्च की जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। ये जो स्किल गैप आपको देखने को मिल रहा है, इसको फुल करने के लिए हो सकता है कि कोशिशें की जाएं। लेकिन ये इशू कोई 1 साल या 2 साल में क्रिएट हुआ इशू नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है। हजारों स्टूडेंट्स हर साल पास हो रहे हैं, क्या गारंटी है कि सबको जॉब मिल रही है? कितनी जॉब क्रिएशन है, कितनी जॉब जनरेट हो रही है? दैट इज अ वेरी बिग इशू। इकोनॉमिक सर्वे ने यह भी कहा है, इकोनॉमिक सर्वे में हमें यह भी डेटा मिला है कि अगले आने वाले 6 साल में, यानी कि 2030 तक इंडिया को हर साल की बात हो रही है, ये 6 साल में नहीं, हर साल लगभग 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट टू नॉन फार्म सेक्टर में। फार्मिंग के अलावा जो सेक्टर्स हैं वहां पर हमें हर साल 78.5 लाख जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो। अगर हम इंडिया की वर्कफोर्स पैटर्न के बारे में एनालाइज करें या फिर उसको देखें, पढ़ें, ये इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा दिया है। एक वर्कफोर्स टोटल हमारे पास 56.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 45% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर वैसे भी पहले से एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा सोर्स रहा है, ज्यादातर हमारी वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में ही काम करती है। उसके बाद जो यहाँ पर मेंशन है 11%, लगभग 11% के आसपास लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। 29% लगभग कह लीजिए सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, और जो बचते हैं वो लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ये इंडिया की वर्कफोर्स पैटर्न का एनालिसिस है जो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप मार्केट न्यूज पर नजर रखते हैं, मार्केट एनालिसिस पर अगर आप अपनी जो नॉलेज है, तो आपने देखा होगा कि कई कंपनियों ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे बताए हैं। आप अभी भी सर्च करके देख लीजिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, कहीं ना कहीं मार्केट में उन्हें फायदा हो रहा है। तो मेन इश्यू यहाँ पर इसको डिस्कस करने का ये है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बताया गया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कॉर्पोरेट का क्वाड्रपल हुआ है, 4 गुना बढ़ गया है पिछले फिस्कल ईयर में। आपका प्रॉफिट टू जीडीपी रेशो पिछले 15 सालों में सबसे हाई रहा है फिस्कल ईयर 2024 में। बहुत अच्छी बात है, इकोनॉमी में सारे लोग ग्रो करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वन साइड ग्रोथ ठीक नहीं है। कॉर्पोरेट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएंगे, रेवेन्यू बढ़ाएंगे, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर इंक्रीज नहीं होगी इकोनॉमी में, तो ये बहुत गलत बात है। आप गौर करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि कई पॉलिसीज कॉर्पोरेट फेवर पॉलिसीज हैं, कई डिसीजंस कॉर्पोरेट के फेवर में जा रहे हैं, लेकिन यहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर ग्रोथ नहीं होंगी, ये तो बहुत नाइंसाफी की बात है। इवन इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात की गई है कि अगर इंडियन कंपनीज प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, तो साथ में आप उन लोगों को भी लेके चलिए जो आपके आसपास रहते हैं, दोज आर सीकिंग जॉब्स। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्मूथली चलाने के लिए फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रैशनल होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का हर जगह अवेलेबल होना बहुत जरूरी है। स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे मामले में क्रेडिट की कमी नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए ही अच्छा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तो भी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, कोई भी सेक्टर डेवलप होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक सर्वे ने बैंक क्रेडिट पर जो डेटा हमें प्रोवाइड किया है, वो कहता है कि पिछले फिस्कल ईयर में बैंक क्रेडिट्स इंप्रूव हुए हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बैंक ने जबरदस्त और ताबड़तोड़ फाइनेंसिंग की है। वहीं पर एक डेटा छोटा सा है, फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, तो बैंक क्रेडिट
आपको 2021 के फाइनेंशियल ईयर में जो डेटा आप देखेंगे वो ये है कि 13.3 लाख करोड़ बैंक क्रेडिट बैंक्स ने दिए हैं। अब वही डेटा 2024 की फिस्कल ईयर में बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गया है, जो कि अच्छी बात है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ है। जो डेटा हमें मिला है वो ये है कि 2023 में रिटेल इन्फ्लेशन 6.7% था, जो कि कम होकर 5.4% हो चुका है। दैट इज अ गुड साइन इन रिटेल सेक्टर। लेकिन अभी भी फूड इन्फ्लेशन की कोई हमें राहत अभी तक नहीं मिली है। फूड इन्फ्लेशन इनफैक्ट बढ़ चुका है। अगर आपको डेटा यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है तो देखिए कि फिस्कल ईयर 2022 में फूड इन्फ्लेशन 3.8% था, जो बढ़कर 2023 के फिस्कल ईयर में 6.6% हुआ है। बहुत डेंजरस ग्रोथ है। अब बढ़कर वो 2024 के फिस्कल ईयर में 7.5% हो चुका है। यानी कि 2 साल में लगभग 97% का ग्रोथ आपको फूड इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा। फूड इन्फ्लेशन इतना बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कॉमन पब्लिक की पॉकेट कटेगी। इकोनॉमिक सर्वे में इसकी रीजंस ये बताए गए हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हीट वेव्स हुई हैं, अनइवन मानसून हुआ है, अनसीजनल रेनफॉल हुआ है और भी की डिस्टर्बेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोडक्शन में, जिसकी वजह से सप्लाई में डिस्ट्रप्शन हुआ है। और सप्लाई डिस्टर्ब इकोनॉमिक सर्वे में एक जो शॉकिंग आपको रिविलेशन मिलेगा वो ये है कि 54% से भी ज्यादा डिसीजेस इंडिया में अनहेल्दी डाइट की वजह से हो रही है। अब इसमें तो मैं भी कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं। तो यहां पर क्या करने की जरूरत है? वी हैव टू फॉलो अ बैलेंस डाइट, अ डाइवर्सिफाइड डाइट। हेल्दी खाना चाहिए, हेल्दी पीना चाहिए, ताकि हम हेल्दी रहें। और हम हेल्दी रहेंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए ये अच्छा होगा। क्यों? कैसे? हेल्दी रहेगा इंडिया तो अच्छा परफॉर्म करेगा इंडिया। अच्छा परफॉर्म करेगा इंडिया तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी तो बढ़ेगी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इकोनॉमी के आपको हेल्पफुल रहेगा। फिजिकल परफॉर्मेंस का हेल्दी होना या फिर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। अभी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से फिजिकल जो डिफिसिट है वो कम तो हुआ है। अब वो कम होने की वजह ये है कि जो हमारी टैक्स रेवेन्यूज हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं, स्पेशली आरबीआई ने जो डिविडेंड गवर्नमेंट को दिया है उसने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से फिजिकल डिफिसिट को इम्पैक्ट किया है, जिसकी वजह से फिजिकल डिफिसिट थोड़ा सा कम हुआ है। डेटा आपको यहाँ देखने को मिलेगा जो इकोनॉमिक सर्वे ने दिया है कि 2023 फिजिकल ईयर में हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है वो 6.4% था, जो कम होकर अभी इस फिजिकल ईयर में 5.6% हो गया है। ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। ये तो आपको पता है कि कुछ लोग इंडिया से फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं काम करने के लिए, जॉब करने के लिए। कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, वहां पर वो पैसा कमाते हैं। पैसा कमाते हैं तो जो सेविंग होती है, जो पैसा बचता है, वो अपने घर भेज देते हैं, इंडिया भेज देते हैं। हर कोई नहीं करता, कुछ लोग सेटल हो जाते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपुल वो सेविंग अपने घर भेजते जरूर हैं। यहाँ पर उसको इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं उसको रेमिटेंस कहते हैं। अगर कोई बाहर जाके कमा के अगर इंडिया वापस पैसा भेजता है तो उसको रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस का डेटा इकोनॉमिक सर्वे में बहुत खूबसूरत है। आप देखिए कि साल 2024 के एंड तक इकोनॉमिक सर्वे ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि जो रेमिटेंस का अमाउंट है वो 124 बिलियन डॉलर होने वाला है एट द एंड ऑफ 2024। और यही 2025 के फिस्कल ईयर में बढ़कर 129 बिलियन डॉलर हो सकता है। इस सर्वे में आपको और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, और वो जो डेटा है वो पीएलआई स्कीम से रिलेटेड है। पीएलआई स्कीम मतलब प्रोडक्शन, पीएलआई स्कीम मतलब है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। इंडिया ने 1991 के बाद 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और स्पेशली ग्लोबलाइजेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया ने फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन इंडस्ट्रीज को काफी इंकरेज किया कि वो इंडिया में आए और अपने यूनिट्स इस्टेब्लिश करें। इसके पीछे मकसद था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए, इंडिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों, इंडिया में
अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, काफी उसके ऑब्जेक्टिव्स आप डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता चलेगा। अब तक भी इंडिया में फॉरेन कंपनीज को इनकरेज करने के लिए काफी स्कीम्स और पॉलिसीज बनाई गई हैं। डोमेस्टिक कंपनीज का क्या? देखिए, फॉरेन कंपनीज आएंगी, वो पैसा कमाएंगी, कुछ पैसा यहाँ पे खर्च होगा, कुछ पैसा चला जाएगा, काफी बेनिफिट्स हैं, दैट इज गुड। लेकिन जो जो फायदा डोमेस्टिक कंपनीज को इनकरेज करके है वो फॉरेन कंपनीज को इनकरेज करके नहीं है। डोमेस्टिक कंपनीज को अगर हम इनकरेज करेंगे, अगर उन्हें हम प्रमोट करेंगे कि वो अपने प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करें, एक्सपांड करें, अपने सेल को बढ़ाएं, तो इससे हमें काफी फायदा है। फायदा इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, काफी फायदे हैं। और हमारी इंपोर्ट बिल्स भी कम होंगी। अगर बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए गौर करके, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, काफी चीजें, स्पेशली टेक्निकल चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी को अगर हम इंकरेज करेंगे किसी स्कीम के थ्रू, तो हमारे इंडिया की बाउंड्रीज में रहकर प्रोडक्शन करेंगे, सारे रिसोर्सेस इंडिया के इस्तेमाल करेंगे, काम पर भी इंडिया के लोगों को रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ठीक है, काफी फायदा होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से काफी फायदा होता है, नुकसान भी होता है, दैट इज मिनिमल, बट द अभी जो अर्जेंट नीड है वो इस्टेब्लिशमेंट की है। फायदे की बात की जाए तो अच्छा है। तो डोमेस्टिक कंपनीज को इनकरेज करने के लिए, खास तौर से उन कंपनीज को, उन इंडस्ट्रीज को इनकरेज करने के लिए जो लेबर इंटेंसिव हैं, जो इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, उनके लिए खास स्कीम बनाई गई थी जिसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है कि पीएलआई स्कीम के लॉन्च के बाद अभी तक जो प्रपोजल्स मिले हैं वो, उसकी वर्थ जो है 67,000 करोड़ है, लगभग 68,000 करोड़ रुपीस है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इसमें से 67,000 करोड़ में से 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ये डेटा मार्च 31 के एंड तक का डेटा है, जिसमें ये बताया गया है कि ये 67,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में लगभग 1.5 लाख नौकरियां क्रिएट होंगी। 1.5 लाख में से अभी जो 14,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है, उससे 28,000 नौकरियां क्रिएट हो चुकी हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कह रहा है। और 85 एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव्ड हो चुकी हैं इस स्कीम के तहत, और इन्वेस्टमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारा जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके। एम्प्लॉयमेंट इस वक्त का सबसे बड़ा इश्यू है। आप करंट अफेयर फॉलो करते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो आपको पता ही होगा, आपको इसीलिए भी पता होगा कि आप खुद भी, आप हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर साहब ने कहा है इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट में कि इंडिया को चाहिए कि जो चाइना का ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क है, या तो उसमें इंटीग्रेट करे, या इंटीग्रेट मतलब पार्टिसिपेट करे। इंडिया को भी चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो दबदबा कायम करे जो चाइना ने ग्लोबल लेवल पे किया है, या फिर अगर पॉसिबल नहीं है तो इंडिया एटलीस्ट ये करे कि चाइनीज एफडीआई को इंडिया में प्रमोट करे, जिसकी मदद से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग डोमेन को सुधार सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर इंप्रूव हो गया तो हम एक्सपोर्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं, अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज को, या फिर और एशियन कंट्रीज को जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का उतना ज्यादा दबदबा नहीं है, ऐसी कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट अगर जरूरत पड़े तो चाइना से भी ले सकते हैं। चाइना बहुत आगे है इस मामले में। चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट में बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। आपको कई अफ्रीकन कंट्रीज में चाइनीज इन्वेस्टमेंट मिलेगा। आपके इंडिया के ये सब कॉन्टिनेंट है हमारा, वहां पर छोटी छोटी कंट्रीज में आपको चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। आपको ये एक्सपीरियंस करना होगा, देखना होगा ये चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। और इसी वजह से चाइना ग्लोबल सप्लाई चेन में गुंडा बन चुका है, दबदबा अपना बना चुका है। तो इंडिया को कम्पीट करना है, इंडिया शुड promote manufacturing and exports to other countries. Next big thing in the economic survey is growth of capital expenditure by the government. प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में गवर्नमेंट ने लीड ले ली है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर आप डेटा देखें, डेटा पर ध्यान दें, तो फिस्कल ईयर 2020 में जो कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर था वो
अब जाकर 2024 में लगभग 2020 के मुकाबले में 3 गुना बढ़ चुका है और वो अभी 9.5 लाख करोड़ है। इंडिया ने काफी अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, काफी एसेट बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खर्चा किया है, ट्रांसपोर्टेशन पर काफी खर्च किया है, हाईवेज बनाए हैं, रेलवे का पता नहीं, लेकिन डिफेंस सर्विसेज में भी बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कर रखा है। ये सारे जितने भी आपको मेट्रो सिटीज में नजर आते हैं, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर और ये फ्रीलांसर्स जितने भी लोग हैं जो अपने खुद के इंडिपेंडेंटली जो लोग काम कर रहे हैं, ये सारे गिग इकोनॉमी का पार्ट है। गिग इकोनॉमी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। डेटा अगर देखें यहाँ पर आप, तो आपको ये डेटा मिलेगा कि 2021 और 2020 के फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जो अभी एक्सपेक्टेशन है कि 29-30 तक बढ़कर लगभग 2.5 करोड़ के आसपास वो हो जाएंगे।